अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दरपेश दो अहम मामलात का आज जवाब दे दिया है और इन दोनों जवाबात का ताल्लुक खित्ते के दो अहम ममालिक भारत और अफगानिस्तान से है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने आज पुलवामा हमले से मुताल्लिक दिए गए भारतीय डोजियर का जवाब देने के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के अफगानिस्तान से मुताल्लिक बयान की भी वजाहत दी है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने 14 फरवरी को होने वाले पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारतीय डोजियर का इब्तिदाई जवाब दे दिया है। इस हवाले से दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े पर भारतीय डोजियर का जायजा लेने के बाद अपनी इब्तिदाई फाइंडिंग्स भारतीय हुकूमत के हवाले कर दी हैं, भारतीय हुकूमत के साथ शेयर कर दी हैं। इब्तिदाई फाइंडिंग्स भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाकर शेयर की गई हैं और पाकिस्तान ने भारत से वाक़े के हवाले से मजीद शवाहिद और मालूमात मांगी हैं। एक सफ़े पर मुश्तमिल डोजियर भारतीय हुकूमत ने 27 फरवरी को पाकिस्तान को दिया था। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते के अमन सलामती के लिए पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुकम्मल ताउन किया है। भारतीय डोजियर का जवाब देने के साथ दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की भी वजाहत दी है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को मीडिया में सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने इंतख़ाबात के पाकिस्तानी मॉडल की जानिब इशारा किया था, जिसमें इलेक्शन का इनेकाद उबूरी हुकूमत की ज़ेरे निगरानी होता है और इस बयान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए था। अमन अमल के इस अहम मरहले पर इस बयान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को नज़रअंदाज करने और गलत फहमियाँ पैदा करने के तौर पर नहीं देखना चाहिए। दफ्तर खारजा की वजाहत वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के रद्द-ए-अमल में आई है, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत के क़याम से अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात में मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को अफगानिस्तान ने अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया और पाकिस्तान में अपने नायब सफ़ीर को वापस अफगानिस्तान बुला लिया। जबकि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान मुफाहमती अमल में बहुत तामीरी किरदार अदा किया है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान ने मस्बत किरदार अदा नहीं किया। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के लिए है, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ अफगान अवाम करेंगे। आलमी बिरादरी का किरदार सिर्फ तमाम अफगानों को मुत्तहिद करना है। अफगान हुकूमत और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद के रद्द-ए-अमल के जवाब में दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की वजाहत दे दी है। इस पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल अहम होगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे हम वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शाह साहब, भारत के साथ मामलात ख़राब हुए पुलवामा वाक़े के बाद, फिर भारत ने कहा कि उन्होंने डोजियर दिया है, आज पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है। क्या आप इस हवाले से कहेंगे, पाकिस्तान क्या कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान मुलविस नहीं है जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है? देखिए, हमने डोजियर को एग्जामिन किया, हमने एनालाइज किया और आज पुलवामा पर हमारा जो नुक्ता नज़र था, हम गाहे बगाहे तो करते रहे, लेकिन आज पूरी डिप्लोमेटिक कोर को इस्लामाबाद ऑफिस में दावत दी गई, जिसमें हमारी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी इंटीरियर, DGFIA और अटॉर्नी जनरल, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश किया। जो सवालात भी हुए, उन सवालात का जवाब भी उन्होंने दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेक नियति से सिंसियरली आगे बढ़ना चाहता है। हम समझते हैं कि हम मसले का हल चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम एक इस चीज़ में उलझे रहें और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हमारे उस नेशनल स्पिरिट और नेशनल रिजॉल्व की अक्कासी करता है। काश भारत इस तरह रिएक्ट न करता, नी जर्क रिएक्शन न करता और फिर जाहिरियत न करता, और अगर हमसे इंगेज करता तो उनको अंदाज़ा होता यहाँ एक नई हुकूमत है, उसका माइंडसेट मुख्तलिफ है और वो मसाइल का हल चाहती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है अमन। साहब, आप खुद भी कहते रहे हैं कि भारत में इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी को इल्ज़ाम लगाने का मौका जाने नहीं देते। पुलवामा हमले के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का रहा। अब जब उनके डोजियर का जवाब दिया गया है तो उनको मज़ीद सियासत करने का मौका ना मिले, अमन की तरफ बढ़ें, पाकिस्तान ने कन्विंसिंग जवाब दिया।
मैं समझता हूँ कि शाहजेब आप देखेंगे और दुनिया देखेगी कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दामात ले रही है या लेना चाहती है उनमें नेक नियति और खुलूस दिखाई देगा, उसमें मसले का रेजोल्यूशन दिखाई देगा। हम आए बाएं शाएं नहीं करना चाहते, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, हम मसले का हल चाहते हैं, हम हकायक नहीं छुपाना चाहते। पुलवामा जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हुआ, हम क्लियरली हमने टटोल के हम आप बड़े एतमाद से कह सकते हैं पाकिस्तान हरगिज इसमें ना कसूरवार था ना है। हम अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद तरीके से कह सकते हैं। अब हम तावन करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे बड़ी अहम बात है कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा है कि पहले से भी ज़्यादा एतमाद के साथ कह सकते हैं कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान मुलविस नहीं है। एक और मसला पैदा हुआ अफगानिस्तान के साथ, अचानक मामला ऐसा लगा कि ख़राब होता नज़र आया है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है अफ़गान अमल प्रोसेस में, उसकी तारीफ़ भी हो रही है, मगर अफ़गानिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो बयान था उससे पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। और हालांकि पाकिस्तान की तरफ से क्लैरिफाई भी किया गया है कि एक अलग कॉन्टेक्स्ट में सियाक़ व सबाक़ से हटकर बयान को कोट कर दिया गया। अब जबकि क्लैरिफाई किया है दफ्तर ख़ारजा ने, तो सिचुएशन कुछ इंप्रूव हुई है, मामला बेहतर हुआ है अफगानिस्तान के साथ। मैं समझता हूँ कि वजाहत के बाद तो कोई खराबी की गुंजाइश नहीं रहती, और वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या एफर्ट किया है और पाकिस्तान इस सारे मामले में उनका माविन है, मददगार है, नंबर एक। नंबर दो, हमने उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत क्यों करनी है? बिल्कुल ना हमारा इरादा है, ना हम करना चाहेंगे। हमें उनका एहतराम है, हम जानते हैं वो एक सॉवरन मुल्क है, उनके अपने वहाँ उन्हें आपस में बैठ के गुजारा करना है। हम तो इंशाल्लाह फैसिलिटेट करने का रोल प्ले कर रहे हैं, मदाखलत हमारा कोई इरादा नहीं था। और इस वजाहत के बाद मैं समझता हूँ दिल काम डाउन, उनका भी नी जर्क रिएक्शन था, इस वक्त खासे दबाव में है, उन पर भी बेपनाह प्रेशर्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। मतलब तो वहाँ से तो इतना ज़्यादा रिएक्शन आया कि अपने इन्वॉय को पुल करने की, पाकिस्तान से बुलाने की बात वो कर रहे थे की गई। तो अब जो डेवलपमेंट हुई और क्लैरिफिकेशन के बाद मामला इस वक्त सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के जवाब देने के बाद कुछ बेहतरी आई है? मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। वजाहत के बाद इन्वॉय को पुल करने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं समझता हूँ। और जाहिर है जब पाकिस्तान ने इतना मस्बत किरदार अदा किया है अफगानिस्तान के हवाले से, जिसकी तारीफ खुद अमेरिका भी कर रहा है, तो क्या वजीर आजम को भी अपने बयानात देने में एहतियात करनी चाहिए? आइंदा एहतियात होगी? देखिए ना, वो अगर आप उसको सियाक़ व सबाक़ से हटके देखें तो फिर आप उसका कोई मतलब ले लें। उनकी ये इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने तो देखिए, वो तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं और कर रहे थे कि इस वक्त हम चाहते हैं कि मामलात मंतकी अंजाम को पहुंचे। एक पेशरफ्त हुई है तालिबान और ज़ल्मे खलीलजाद के साथ, जो अच्छी नशिस्तें हुई हैं, उसमें अब उसका अगली स्टेज जो है वो है इंट्रा अफगान डायलॉग। अब इसमें वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं डायरेक्ट एनयूजी गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए, लेकिन मेरे राय में ये सिचुएशन भी ऐसी नहीं है जो हल तलब ना हो, हल हो जाएगी। हमारे एक आध और जहन में भी है, लेकिन अभी मैं उसको बेवक्त उसका इजहार नहीं करना चाहूँगा, जिसमें हम चाहेंगे कि इनको किसी तरीके से मिल बैठने का मौका मिल जाए। जो उनकी ख्वाहिश है कि वो बैठें और तालिबान उनसे इंगेज करें, और इंगेज करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर रिकन्सिलिएशन होनी है तो जिन मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो मिल बैठेंगे तो रिकन्सिलिएशन होगी, तो रास्ता निकल आएगा। हमारे जहन में कुछ तजावीज़ हैं, जब बैठ के डिस्कस करेंगे तो रास्ता निकल आएगा इंशाअल्लाह। सब अमेरिका के अफगानिस्तान में नुमाइंदा खुसूसी हैं ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने भी एक ही ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है अफगान अमल में, मगर वजीर आज़म इमरान खान के बयान ने वो मस्बत किरदार अदा नहीं किया है। अप्रैल में उन्होंने दोबारा भी आना है, तो पाकिस्तान उनको भी कन्विंस करेगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या बात हुई है उनसे?
जी वो आ रहे हैं, उनसे बात होगी। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि जब उन्होंने रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली वो भी जिसे कहते हैं ना बहुत हसास हैं, उनको पता है कि कितनी पेचीदा ये सारी मज़ाकराती अमल है और सेंसिटिविटीज बेपनाह होती हैं, तो उनकी यकीनन ख्वाहिश यही है कि बात आगे बढ़े। साहब, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ज़ाहिर है आपने इनिशिएटिव लिया, आपने तमाम अपोजिशन जमातों के सरबराहों से बात भी की, फिर आप चाहते थे कि इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाए, एक पॉलिसी भी मुरत्तिब हो जिसमें तमाम को एतमाद में लिया जाए। मगर अपोजिशन आपके किरदार की तारीफ तो कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान पर उनको एतराज़ है कि वो अपोजिशन को खुद एतमाद में नहीं लेते, इन कैमरा ब्रीफिंग में नहीं आते, पार्लियामेंट में नहीं आते और उस तरीके से एतमाद में नहीं लेते, खुद बात नहीं करते। तो जो 28 तारीख की आपकी एफर्ट थी वो भी नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतराज़ की वजह से अपोजिशन उसका बसमत जवाब नहीं दे रही। कहते हैं ना कि नियतों का अमल दखल होता है। नेक नियति से एक तो है, मैंने ये आगाज किया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने बात की और उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल आप आगे बढ़िए। मैंने उनसे कहा कि जी नेशनल एक्शन प्लान पर एक कौमी इत्तेफाक हो चुका है और उसमें हम अब मजीद आगे बढ़ना हमारी जरूरत है, हमारी कौमी जरूरत है और इसमें सब पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट की चीज है। तो फिर मैंने दावत से पहले मैंने जरदारी साहब को खुद फोन किया और मैंने उनसे दरखास्त की। उनका जो रिएक्शन था वो पॉजिटिव था। अब वो मैं दयानतदारी से बात करूंगा, उन्हें चाहे नहीं भी आ रहे, बट उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने कहा मैं मशवरा कर लेता हूँ और उनसे। मुझे लगता है कि उनकी जो दीगर हजरात हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरे इल्म में है कौन लोग हैं, उनका ख्याल था कि शायद सियासी तौर पर उनके लिए ये सही ना हो इस वक्त इंगेज करना और ये मिलना बैठना। किसी दोस्त ने ये भी कहा कि जी फॉरेन ऑफिस क्यों जाए, मैंने उसका भी हल किया। मैंने कहा फॉरेन ऑफिस आप नहीं आना चाहते ना आए, पार्लियामेंट तो हमारी मुश्तरका जगह है, पार्लियामेंट में मिल लेते हैं। इसी तरह मैंने शहबाज शरीफ साहब से राब्ता किया फोन पे और उनका भी इनिशियल रिएक्शन जो था वो पॉजिटिव था। अब उस पे भी उन्होंने बल्कि यहाँ तक फरमाया कि ठीक है कि इस दिन को मुझे सूट नहीं कर रहा, इस तारीख को रख लो तो मुझे सूट करेगा। मैंने डेट भी उनकी मशावरत से चेंज की, टाइम भी उनसे पूछ के रखा। अब उसके बाद हो सकता है कि उनकी पार्टी में भी मेरे इल्म में है कौन साहिबान है जिनको उस वक्त शायद वो समझते थे कि अभी हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ सियासत हो रही है, मेरा नुक्ता नजर ये था सियासत जरूर कीजिए, सियासत होती है, सियासतदानों का काम होता है सियासत करना, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाए ना, जब जहरियत हो रही हो, जब एक मुल्क आपको कटहरे में खड़ा करना चाहता है, जब उसकी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता है, तो ये अब नेशनल इंटरेस्ट हो जाता है और नेशनल इंटरेस्ट पर, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सियासत नहीं की जाती। मेरी ये गुजारिश थी। अब उन्होंने तीनों ने कहा कि जी हम फिलहाल तैयार नहीं है। हम तैयार थे, मैं आज फिर कह रहा हूं हम तैयार हैं। जब ऑपोजिशन चाहेगी हम उनको ब्रीफ करने के लिए भी तैयार हैं, उनको एतमाद में लेने के लिए तैयार हैं और उनको गुजारिश भी इन राइटिंग भी की है, पर्सनली भी की है और जबरदस्ती तो उनको बुला नहीं सकते, दरखास्त ही कर सकते हैं। साहब, ये जो आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है इस पर सियासत ना कीजिए, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ये बात समझाइए ना कि इसको अना का मसला ना बनाएं। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो खुद लीडर ऑफ दी अपोजिशन से बात कर लें, अपोजिशन के दूसरे रहनुमाओं से बात कर लें, उनको एतमाद में ले लें। अगर उनका एतराज़ ये है कि वज़ीर आज़म आगे बढ़कर इस मामले में अपोजिशन से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी तो तारीफ कर ही रही है अपोजिशन, आपके किरदार की भी तारीफ कर रही है, वज़ीर आज़म पर एतराज़ उठा रही है। नहीं देखिए, नहीं ऐसे ऐसे देखिए, नहीं कोई इशू नहीं है। बात ये है कि इसमें इश्यूज आ रहे थे
जिससे कि फॉरेन ऑफिस ने इंटरैक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सैंक्शन कमेटी और 1267 की लिस्टिंग है। ये सब इश्यूज जो हैं ये फॉरेन ऑफिस उनसे इंटरफेस करता है। तो उनकी राय में आई वॉज द अप्रोप्रिएट पर्सन, मैं मुनासिब था जो उनसे इंगेज करता। मतलब ये तो चले फॉरेन ऑफिस का काम हो गया, आपने कहा कि ये है, मगर शाह साहब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी तकर्रुरी तो फॉरेन ऑफिस का काम नहीं है ना। वो तो वजीर आजम ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्ट करके ही करना है, मगर वो काम भी आपको दिया हुआ है बतौर फॉरेन मिनिस्टर के आप ये काम कर लें। तो वजीर आजम इमरान खान खुद नहीं बात करने को तैयार ना, ईगो इशू है, ये काम भी आपसे करा रहे हैं, ये तो आपका काम नहीं है। नहीं, उसमें देखिए उसमें क्या हुआ, उसमें एक हमारी एक आईनी प्रोविजन है और उस आईनी प्रोविजन से शहबाज शरीफ साहब का खत भी मिला और मैं उसका एतराफ़ करूंगा। जो बात सही है वो सही कहनी चाहिए। उन्होंने एक चीज की निशानदेही की और मैं समझता हूं कि दुरुस्त की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अब लिख दिया है डायरेक्टली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से जो पैनल प्रपोज करना था 3 नामों का, जो 2 स्लॉट्स खाली हैं उनको भरने के लिए, उनको लिख दिया है। अब वो जब तैयार होते हैं तो उसके साथ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खुदा करे कि कंसल्टेशन में कोई इत्तेफाक पैदा हो जाए, इत्तेफाक राय हो जाए। फर्ज कीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर रेफर कर दिया जाएगा मामला उस पार्लिमानी कमेटी को जिसमें दोनों की नुमाइंदगी है और जिनकी वो सरबराही डॉक्टर शरीर मज़ारी साहिबा कर रही हैं, तो फिर वो फैसला करेंगे। बहुत अहम बात है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद के साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि पुलवामा हमले पर जो डोजिए भारत ने दिया था उसका जवाब दे दिया है और पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से पुलवामा हमले में मुलविस नहीं है। अफगानिस्तान को भी जो क्लैरिफिकेशन दी गई है उसके बाद कह रहे हैं कि सियाक़ो सबाक़ से हटकर मामला था, जो रिएक्शन अफगानिस्तान की तरफ से आया अब ये बात क्लैरिफाई कर दी गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बात का वो मकसद नहीं था जिस तरीके से मकसद को समझा गया और रिएक्ट किया गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज नैब के सामने कायम अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध, साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब पेश हुए, बड़े सवालात हुए हैं उनसे, क्या जवाबात दिए हैं उन्होंने, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के बाद आज साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह भी जाली अकाउंट्स केस में नैब के सामने पेश हुए। इस पेशी से पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी थी। नैब के मुताबिक कायम अली शाह से 2 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात किए गए और ये सवालात 40 मिनट तक जारी रहे। अब वो 2 मुकदमात कौन से हैं ये वाज़ेह नहीं, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि कायम अली शाह का नाम GIT की समरी रिपोर्ट में शामिल नहीं है। अलबत्ता 172 नाम जो GIT की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने ECL पर डाले थे उनमें नाम शामिल था कायम अली शाह का भी। अब ज़राए का दावा है कि दादू और ठट्टा शुगर मिल्स की फरोख्त और सिख इंडस्ट्रियल यूनिट के फंड्स की मुबैना जाली अकाउंट्स में मुंतकली के मामले पर भी कायम अली शाह को तलब किया गया है, क्योंकि उस वक्त वो वज़ीर आला थे और मौजूदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उस वक्त सूबाई वज़ीर ख़जाना थे। तो अब सवाल ये उठता है कि कायम अली शाह की पेशी पर नैब ने उनसे क्या सवालात किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद किशोरी से। ज़ाहिद बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, आज कायम अली शाह पेश हुए हैं, नैब के ज़राए आपको बताते हैं, सवालात किए गए और उनकी तरफ से जवाबात दिए गए। शाहज़ेब, कायम अली शाह से मुश्किल तरीन सवालात किए गए हैं और उसमें 2 अहम बड़े सवालात हैं। जो वॉल्यूम 25 खुफिया है उससे सवालात किए गए हैं। उसमें एक बाकायदा तौर पर बताया गया है कि जो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट थे उनको 4 अरब रुपए के मुख्तलिफ कर्जे दिए गए हैं। आपके दौरे हुकूमत में ये कर्जे किन किन को दिए गए और 80% ओमनी ग्रुप को क्यों गए ये कर्जे। और आपको मालूम है कि इन्हीं सिख इंडस्ट्रियल यूनिट से उनके मुख्तलिफ अकाउंट से तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए के पैसे जो हैं वो जाली अकाउंट्स में गए हैं। इस पर कायम अली शाह का कहना था कि उसके दौर में जो काम हुए हैं वो तमाम तर
कानून की रोशनी में हुए हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि तकरीबन 11 ऐसी सनतें हैं आपके दौरे हुकूमत में जिनको कौड़ियों के दामों बेचा गया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ हुकूमत सिंध को। आपकी क्या दलील है इस पर? कैम अली शाह ने कहा कि तमाम जो काम हुए हैं ओपन बिडिंग के ज़रिए हुए हैं। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया था कि जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट थे उनमें ठट्ठा शुगर मिल और एक और शुगर मिल थी जो कि ओमनी ग्रुप को बेची गई थी। सिंध हुकूमत के ये 2 शुगर मिलें 21 करोड़ रुपए में कौड़ियों के भाव बेची गई और उस वक्त आप वज़ीर आला थे, आपकी इजाज़त के साथ ऐसा हुआ है, जबकि इनकी मौजूदा कीमत अरबों रुपए में है। और दिलचस्प अमर ये है कि ठट्टा शुगर मिल के अकाउंट से जिनको उन्हीं से कर्जे दिए गए थे तकरीबन 90 करोड़ रुपए के 1 करोड़ रुपए के पैसे वहाँ से निकल के जाली अकाउंट्स में गए हैं। आप पर इसकी क्या राय है? तो इस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि ये बाकायदा तौर पर वजारत ख़जाना ने 4 अरब रुपए के सिक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए एक प्रोग्राम बनाया था और उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे वो इसकी निगरानी कर रहे थे। उनसे ये सवाल बनता है, उनसे ये भी सवाल किया गया था कि डॉक्टर दिनशा को वो जानते हैं, पिंक रेजिडेंसी का जो केस है जिसमें उसके दौरे हुकूमत में तकरीबन 360 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल, मंदिर की ज़मीनें, स्कूलों की और पार्क्स की ज़मीनें जो कि हुकूमत सिंध की थी उनको बेचा गया या उनसे काफ़ी किक बैक्स जाली अकाउंट्स में भिजवाया गया, ये सब कुछ उसकी निगरानी में हो रहा था। तो इस पर उनका कहना था कि ये तमाम चीज़ें कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध लैंड डिपार्टमेंट देख रहा था, तो बराह रास्त ये उनको मालूम नहीं है कि उस वक्त क्या हो रहा था, उसके इल्म में ये बात नहीं है। इसके अलावा वज़ीर आला से ये भी साबिक वज़ीर आला से ये भी पूछा गया कि आपके दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 अरब रुपए की 8 शुगर मिलों को, ओमनी ग्रुप की ये शुगर मिल्स हैं, कर्ज़े दिए गए हैं और इन शुगर मिल्स के पैसों से मुख्तलिफ जो मालियत के अरबों रुपए की मालियत के फ़ेक अकाउंट्स में पैसे आए हैं। क्या ओमनी ग्रुप को उनकी तरफ से कोई सिफारिश की गई थी कि इसको फैसिलिटेट किया जाए? तो उस पर उस वक्त के वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आला वज़ीर कैम अली शाह ने ये कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर आखिर में जब उनसे एक सवाल ये भी किया गया था कि आपके जवाबात से ये महसूस होता है कि उस वक्त तमाम तर काम ये सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का हो या फिर कर्ज़े देने का हो या फिर ये ठट्टा शुगर मिल या दूसरी शुगर मिल जिनको ये कर्ज़े दिए जा रहे थे और फिर वहाँ से पैसा फेक अकाउंट्स में जा रहा था, तो वजारत ख़जाना या इस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं ये सब कुछ कर रहे थे, क्या सब कुछ इनको आपने ऑथोराइज़ किया था? तो इस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि वो उनकी कैबिनेट के एक बड़े काबिल वज़ीर थे। बहुत शुक्रिया अदद किशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जब कायम अली शाह वज़ीर आला थे तो कहा जाता था कि उनके अलावा सिंध के 4 वज़ीर आला हैं, जिसमें सिराज दुरानी, उवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी, फरियाल तालपुर और ख़ुद मौजूदा वज़ीर आला मुराद अली शाह का नाम लिया जाता था। अब नैब ज़राए के दावों के मुताबिक जो कायम अली शाह से सवालात किए गए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट के हवाले से, तो वो जवाब दे रहे हैं कि ये सवालात मुराद अली शाह से पूछे जाएँ क्योंकि वो बतौर वज़ीर ख़जाना इन मामलात को देखते थे। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आसिफ अली जरदारी को दी गई अबूरी ज़मानत 29 मार्च को ख़त्म हो रही है। इसलिए एक बार फिर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में नैब की जानिब से गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आज आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाली अकाउंट्स केस में अब तक तलबी के 3 समन मौसूल हो चुके हैं और मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं और कितने रेफरेंसेस दायर किए जा सकते हैं। मुझे खदशा है कि गिरफ्तार करके तशद्दुद और दबाव के जरिए मुझे अपने और अपनी बहन फरियाल तालपुर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया जाएगा। नैब किसी भी इंक्वायरी में गिरफ्तार कर सकता है। इस्तदा है कि ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। साथ ही आसिफ अली जरदारी ने नैब से मुकदमात की तफसीलात के हुसूल की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि नैब को मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अब अहम बात है कि आसिफ अली जरदारी खुद जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं,
जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। कल शुरू होने वाला उनका ट्रेन मार्च आज भी जारी है। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुक कर आज भी हुकूमती पॉलिसीज़ और नैब पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, मगर आज उनकी तरफ से जो तकारीर की गई हैं वो ज़रा मुख्तसर थी। उन्होंने कहा कि गला ख़राब होने की वजह से मुख्तसर हो गई हैं। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात देर तक वो लड़काना पहुँच जाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमला करने वाले का ताल्लुक यूरोपीय ममालिक में सरगर्म दाएं बाजू की तहरीक से है, जो तारिकीन वतन और मुसलमानों के खिलाफ सोच रखती है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने न्यूजीलैंड वाक़े के हवाले से आज खुद ये इंकिशाफ किया है कि न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला करने वाले और ऑस्ट्रिया की इंतहाई दाएं बाजू की तहरीक आइडेंटिटेरियन मूवमेंट के दरमियान माली ताउन सामने आया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि अब हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि माली ताउन किया गया था, माली ताल्लुक है और इंतहाई दाएं बाजू की तहरीक और हमलावर के दरमियान एक माली ताल्लुक है। इसलिए ऑस्ट्रिया इस तहरीक को ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। चांसलर ने कहा कि हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, हम किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो इस्लामी हो या फिर दाएं बाजू की। ऑस्ट्रिया के चांसलर की इत्तेहादी जमात फ्रीडम पार्टी को भी दाएं बाजू की जमात कहा जाता है, मगर इसके बावजूद भी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने यह बयान दिया। ऑस्ट्रिया के तफ्तीशी हुक्काम दाएं बाजू की तहरीक और हमलावर के दरमियान ताउन की तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि आइडेंटिटेरियन मूवमेंट के सरबराह ने 2018 के आगाज में 1500 यूरो यानी तकरीबन 2,30,000 रुपए एक डोनर से वसूल किए, और ये डोनर कोई और नहीं, न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमला करने वाला मुल्जिम है। ऑस्ट्रिया के हुक्काम दाएं बाजू की तहरीक के सरबराह और हमलावर के दरमियान मुजरिमाना ताल्लुक के हवाले से मजीद तहकीकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में दाएं बाजू की तहरीक के सरबराह के घर पर छापा भी मारा गया है, मगर अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दाएं बाजू की तहरीक के सरबराह ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि इसका किसी दहशतगर्द जमात से कोई ताल्लुक नहीं और हमलावर से कुछ लेना देना नहीं। उनका कहना है कि मैंने सिर्फ उससे फंड लिया था। ये ऐलान ला ताल्लुकी उनके मुताबिक अहम है। उसकी वजह क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने हमलावर और दाएं बाजू की तहरीक के दरमियान माली ताउन की तस्दीक कर दी है, जो तशवीशनाक है, क्योंकि अब तक ये समझा जा रहा था कि मसाजिद पर हमला न्यूजीलैंड के हमलावर का इनफरादी अमल है, उसके पीछे नफरत छुपी हो सकती है, मगर अब ऑस्ट्रिया के इंतहाई दाएं बाजू की तहरीक से उसका ताल्लुक ये बता रहा है कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। टेरियन मूवमेंट पूरे यूरोप में फ़ाल है और उसकी बुनियाद 2003 में फ्रांस में रखी गई थी और फिर ये तेज़ी से पूरे यूरोप में फैलने लगी। ये तहरीक चाहती है कि यूरोप में दीगर ममालिक से लोग ना आएँ। तारिकीन वतन के साथ ये लोग मुसलमानों के भी खिलाफ हैं। 2012 में इस तहरीक की शाख ऑस्ट्रिया में भी कायम हुई, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे में उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। 2015 में बड़ी तादाद में तारिकीन वतन ने ऑस्ट्रिया का रुख किया। एक अंदाजे के मुताबिक 90,000 तारिकीन वतन ने ऑस्ट्रिया की शहरियत के लिए दरख्वास्तें जमा कराई, जिसका फ़ायदा दाएं बाजू की सियासी जमातों ने उठाया। गुज़िश्ता साल इस तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद तुर्की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हुए, मगर फिर अदालत ने उन्हें छोड़ दिया। दाएं बाजू की तहरीक के बाद ऑस्ट्रिया में तारिकीन वतन की तादाद में कमी आई। अहम बात यह है कि ऑस्ट्रिया की हुकूमत इत्तेहादी जमात फ्रीडम पार्टी को इस तहरीक का हामी करार दिया जाता है, मगर अब जब इस तहरीक का न्यूजीलैंड के हमलावर से ताल्लुक जोड़ा है तो फ्रीडम पार्टी ने इस तहरीक से ऐलान ला ताल्लुक कर दिया है। सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही नहीं, दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दाएं बाजू की जमातों ने सियासी कामयाबियां हासिल की थी और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो नस्ल के हवाले से नफरत पर मबनी थी, मजहब के हवाले से नफरत पर मबनी थी। इस हवाले से BBC ने मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में होने वाले इंतखाबात में दाएं बाजू की जमातों की मकबूलियत का जायजा भी लिया है, जिसके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में दाएं बाजू की जमात ने 29%, ऑस्ट्रिया में 26%, डेनमार्क में 21%, फिनलैंड में 18%, स्वीडन में 17.6%, इटली में 17% से जायद, जबकि हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी में दाएं बाजू की जमातों ने 12% से जायद वोट लिए। और कुछ ममालिक में ये जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। दाएं बाजू की सियासत यूरोप में मकबूल होने लगी, मगर अब न्यूजीलैंड वाक़े के बाद दाएं बाजू की सियासत दबाव में है। इत्तफाक की बात है कि न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का वाक़या इतना हौलनाक था कि उस पर रद्द-ए-अमल इतना शदीद था कि यूरोप में दाएं बाजू की सियासत करने वाले भी मोहतात हो गए हैं और उन पर दबाव बढ़ रहा है कि जितनी तेज़ी से इन जमातों ने मकबूलियत हासिल की, इतनी ही तेज़ी से उनकी मकबूलियत कम होती दिखाई दे रही है।
اس حوالے سے یورپی یونین میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسل سے نمائندہ جیو نیوز خالد حمید فاروقی۔ خالد حمید فاروقی صاحب بہت شکریہ صاحب۔ ظاہر ہے یہ تیزی سے یہ تنظیمیں پاپولر ہو رہی تھی۔ امریکہ میں جب ٹرمپ منتخب ہو گئے تو یہ تاثر تھا، اندیشہ تھا، خدشہ تھا کہ یورپ میں بھی ایک پوری لہر چلے گی اور الیکشن جیت سکتی ہیں۔ بہت سارے یورپی ممالک میں نہیں جیتے مگر بہت زیادہ ووٹ انہوں نے بہرحال لیے۔ اب نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد کیا رد عمل ہے؟ ان تنظیموں کو کیا دباؤ کا سامنا ہے؟ جی شاہزیب، نیوزی لینڈ کے اندوناک پرتشدد واقعے کے ظاہر ہے کہ یورپ کی جو دائیں بازو کی تحریک ہے اس پر اثرات مرتب ہوئے ہیں اور یہ بڑے ان کے لیے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہاں جو دائیں بازو کی فسطائی تحریکیں ہیں یا جو انتہا پسند تحریکیں ہیں وہ ہمیشہ سے یہ بیانیہ دیتی رہی ہیں کہ وہ پرامن ہیں اور وہ پرامن یورپ کی شناخت کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں تشدد سے۔ اور پرتشدد جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں یا امیگرنٹ ہیں جو یورپ میں آ کر تشدد کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ڈسکرپٹیو واقعات ہیں ان سے انہوں نے سورس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پورا ایک بیانیہ تیار کیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن اب کیونکہ جو نیوزی لینڈ میں واقع ہوا ہے اس میں ایک سفید فام شخص جو ہے جو دائیں بازو کے انتہا پسندانہ خیالات رکھتا ہے امیگرنٹ کے خلاف یا دوسرے نسل کے لوگوں کے خلاف، اس کی طرف سے اتنا اندوناک تشدد آیا ہے، 50 لوگ اس میں مارے گئے، تو یورپ کے لوگ اس سے سہم سے گئے اور انہیں جاگ سے گئے کہ اس طرح کے واقعات کی طرف جو ہے وہ دائیں بازو کی انتہا پسندی کی اور فسطائیت کی سیاست لی جاتی ہے، اور پھر ان کے بھی فلسفے کو اس سے خاصا دھچکا لگا ہے اور یہ اب دائیں بازو کی جو تحریکیں ہیں یا پارٹیاں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ اب وضاحتیں دے رہی ہیں کہ ان کا تشدد سے تعلق نہیں ہے یا اس واقعے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ مئی میں ہونے والے یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن میں سامنے آئیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اب اپنے آپ کو ان سے جو ہے وہ فاصلے پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یقیناً دائیں بازو کی جو فسطائی تحریک ہے اس کو خاصے نقصانات اٹھانے پڑیں گے نیوزی لینڈ کے واقعے۔ اس واقعے میں ملوث اور حملہ آور کا جو تعلق آئیڈینٹیٹیرین موومنٹ سے جوڑا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے یورپ میں ہوتے ہوئے آپ ذرا کچھ مزید تفصیلات بتائیے گا، ہم نے معاملات عوام کے سامنے رکھیں۔ جی، یہ جو تنظیم ہے آئیڈینٹیٹیرین، یہ بیسیکلی یوتھ کی ایک تحریک ہے جو کہ فرانس سے شروع ہوئی ہے اور اس کی کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے، 2012 میں اس نے جنم لیا تھا، لیکن اس کے بھی ظاہر ہے کہ وہی نعرے ہیں قوم پرستی کے، اپنی تہذیب، کلچر، ثقافت کو بچانے کے نعرے جو کہ دائیں بازو کی ابھرتی ہوئی تحریکوں کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے خاصا جو ہے وہ مومنٹم گین کیا، لیکن زیادہ مضبوط یہ آسٹریا میں ہے۔ یہ یوتھ موومنٹ بیسیکلی کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور یہاں یورپ میں بھی یوتھ کو ایڈریس کیا جاتا ہے، کیونکہ یوتھ نوجوان جو ہیں وہ آسان سلوشن تلاش کرتے ہیں سیاست میں۔ سیاست ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے جس میں مختلف جو ہے وہ مہارت سے چیزوں کو، الائنسز کو بنانا پڑتا ہے، اور جو پیچیدہ معاشی مسائل ہوتے ہیں، اقتصادی مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں، انہیں حل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو دائیں بازو کی انتہا پسند فسطائی تحریکیں ہوتی ہیں یہ آسان حل تلاش کرتی ہیں، آسان نعرے بازی کرتی ہیں، آسان خوبصورت جو ہے وہ نعرے لگا کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور اب ظاہر ہے اس واقعے کے آسان نعرے لگانا مشکل ہو رہا ہے ان ممالک میں اس تنظیم کے لیے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ذکر ہوگا پاکستان میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کا جس میں ایک طالب علم نے اپنے پروفیسر کو قتل کر دیا۔ اس طالب علم کا تعلق تحریک لبیک کے رہنما سے جڑا ہے اور باقاعدہ طور پر تحقیقات اس طرف جا رہی ہیں کہ جس میں حملہ کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے طالب علم نے اپنے تحریک لبیک کے ایک رہنما کو اعتماد میں لیا تھا، اس حوالے سے بتایا تھا۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ 20 مارچ کو بھاولپور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں سرکاری کالج کے ایک طالب علم خطیب حسین نے شعبہ انگریزی کے سربراہ پروفیسر خالد حمید کو چھریاں مار کر قتل کر دیا، اور اب ملزم کے حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جس کے مطابق وہ تحریک لبیک کے مقامی رہنما ظفر شاہ گیلانی سے رابطے میں تھا اور وہ واحد شخص جسے ملزم نے اپنے منصوبے سے ایک رات پہلے مبینہ طور پر آگاہ کیا تھا۔ ظفر شاہ گیلانی کو پولیس نے لیا سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس گرفتاری نے کیس کو نیا رخ دے دیا ہے اور اس قتل سے متعلق اہم معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ڈان میں شائع ہونے والی
आतिका रहमान की खबर के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुलजिम के मोबाइल फोन रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद तहरीक लब्बैक के जफर गिलानी को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मोबाइल फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुलजिम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए मुसलसल जफर गिलानी से राब्ते में था। तहकीकात की निगरानी करने वाले डीएसपी शम्स खान ने तस्दीक की है कि मुलजिम खतीब हुसैन, जिसने अपने प्रोफेसर हमीद को कत्ल किया, इससे मुतालिक अपने मंसूबों से तहरीक लब्बैक के रहनुमा जफर गिलानी को आगाह किया था, जिसके जवाब में तहरीक लब्बैक के रुकन ने कहा था कि प्रोफेसर को सजा मिलनी चाहिए। डीएसपी शम्स खान के मुताबिक जफर शाह गिलानी व्हाट्सएप के 15 से जायद ग्रुप्स का एडमिन है और ट्विटर पर उसके 8 अकाउंट्स हैं। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक प्रोफेसर हमीद के कत्ल के बाद जफर शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पैगामात को डिलीट कर दिया था। अब जफर शाह गिलानी लिया में तहरीक लब्बैक का सरगर्म रुकन है और 2008 में कौमी असम्बली के हल्का NA 187 से इलेक्शन भी लड़ चुका है, जिसमें वो 7,500 के करीब वोट हासिल करके 5वें नंबर पर रहे, जबकि लिया में आसिया बीबी के रिहाई के खिलाफ दिए जाने वाले धरने के दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता साल दिसंबर में जफर हुसैन शाह गिलानी ने तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की थी। डॉन में आतिका रहमान की खबर के मुताबिक मुलजिम खतीब हुसैन ने भी तहरीक लब्बैक के रुकन जफर शाह गिलानी से ताल्लुक की तस्दीक की है और उसका कहना है कि यह राब्ता उस वक्त हुआ जब उसने मजहबी मामला से मुताल्लिक व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए। डॉन की खबर के मुताबिक मुलजिम खतीब हुसैन का कहना है कि उसने प्रोफेसर हमीद को कत्ल करने से एक रात पहले फेसबुक पर प्राइवेट मैसेज करके अपने मंसूबे से आगाह कर दिया था, लेकिन उसने गिलानी की तरफ से कोई जवाब नहीं देखा। ताहम तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक जफर शाह गिलानी ने मुलजिम को अपने मंसूबे पर अमल करने की इजाज़त दी थी। बावलपुर के प्रोफेसर के कत्ल की तहकीकात में तहरीक लब्बैक के रहनुमा जफर शाह गिलानी का नाम आया है। ये वही तहरीक लब्बैक है जिसकी मरकजी क़यादत को हुकूमत ने 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था और इस वक्त TLP के सरबराह खादिम रिजवी, अफजल कादरी और पीर एजाज अशरफी या समेत 6 अरकान 30 मार्च तक जुडिशल रिमांड पर हैं और उनके खिलाफ लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चल रहे हैं। तहरीक लब्बैक ने गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर को आसिया बीबी की सजाए मौत को कलअदम करार देने और बरियत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज शुरू किया था। दौरान एहतजाज सड़कों को ब्लॉक करके इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ गाड़ियों को नजर आतिश किया। 3 दिन तक एहतजाज जारी रहा। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर हुई, फिर हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म हुआ। इस एहतजाज में नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। उसके बाद 23 नवंबर को मुख्तलिफ रहनुमाओं को खादिम हुसैन रिजवी समेत हिफाजती तहवील में लिया गया। 22 जनवरी को उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब तहरीक लब्बैक की क़यादत 30 मार्च तक जुडिशल रिमांड पर है, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।